Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Akshita and you are watching Learn with Akshita. आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर टॉपिक जो मैंने आज के लिए लिया है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड थ्रेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड थ्रेट्स यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उसको हार्मफुल है। नेचुरल रिसोर्स को बेसिकली हार्मफुल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो वीडियो होने वाली है ये एनिमेटेड कह लो या फिर थोड़े बहुत पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स के साथ होने वाली है इन पीपीटी फॉर्म। सो आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस एंड यू गाइज विल टेक बेनिफिट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's first understand what is natural resources. Natural resources refers to the things that exist freely in nature for human use and don't necessarily need the action of mankind for the generation or production. इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो फ्रीली हमें नेचर में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हो गया लैंड, वाटर, एयर, माउंटेन, रिवर्स, ये सारी चीजें कौन सी होती है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें कोई भी मैन काइंड का हाथ नहीं होता, यानी कि ह्यूमन बीइंग इसको नहीं बनाते हैं, ये गॉड गिफ्टेड हमें मिलती है नेचर के थ्रू। आगे देखते हैं। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड, इसके टाइप मैंने बताया है कि किस किस चीजों को नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो लैंड हो गया, रॉक्स, फॉरेस्ट यानी कि वेजिटेशन, वाटर, ओशियन, लेक्स, स्ट्रीम्स, सीज एंड रिवर्स। फॉसिल फ्यूल्स को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। देन एनिमल, फिश, वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मिनरल्स, सनलाइट एंड एयर, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ आपको इमेजेस के थ्रू समझाने का ट्राई करा है कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बाय इमेज। तो वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए, एनिमल रिसोर्सेज, सोलर पावर, विंड पावर, फिर है प्रीशियस मेटल, मिनरल्स एंड रॉक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, लैंड रिसोर्सेज। फिर हम रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल भी आते हैं। रिन्यूएबल जैसे कि जो हार्मफुल नहीं होते हमारे एनवायरनमेंट को और जो फ्रीली अवेलेबल है इन नेचर। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो रिन्यू नहीं हो सकते, वो वापस से बन नहीं सकते, अगर बनेंगे तो भी बहुत ज्यादा करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस साल लग जाते हैं उसको रिन्यू यानी कि फिर से बनने में। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ रिन्यूएबल के। रिन्यूएबल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे बायोमास हो गया, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी यानी कि विंड मिल, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। एंड फिर नॉन रिन्यूएबल में कौन से आते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, मेटल और मिनरल जो कि बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है अगर उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे ना तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी कि कभी वो वापस नहीं मिल पाएगी या फिर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे उसको फिर से फॉर्म होने में। आगे हम देख लेते हैं क्या बोलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि मैन मेड कौन से रिसोर्सेज होते हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं, दैट इज मेन बाय मैन। मैन मेड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज मेड बाय पीपल, जैसे कि कोको कोला हो गया। और नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड द एनवायरनमेंट, जैसे अंडा हो गया, कोकोनट हो गया, या फिर कोई भी, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिए ना, वाटर और ये सारी चीजें वो नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं 7 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ थ्रेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज में। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हार्मफुल है। सबसे पहला है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज हो पाएंगे, ज़्यादा यूज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा और वो कम होने लगेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फिर है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड यूज एंड डेवलपमेंट, द 20th सेंचुरी लाइफस्टाइल एंड सेवेंथ एंड लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काट देना। अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवर पॉपुलेशन का मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है। इसमें क्या दिखाया है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोग बाहर गिर रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डे टू डे एक्सपेंस करने में भी पैसा नहीं मिल पा रहा, रोटी कपड़ा मकान की भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट,
Overpopulation which brings about overexploitation. Let's first read and then we will discuss. As the human population is keep on enlarging, there is a lot of pressure on the utilization of almost all resources. This often cause overexploitation of natural resources. यहाँ क्या बात कर रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं और रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड ही हैं। रिसोर्सेज जो होंगे वो तो लिमिटेड ही होंगे एंड पॉपुलेशन क्या है अनलिमिटेड, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। लेकिन रिसोर्सेज अगर हमारे पास लिमिटेड होंगे और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इसकी वजह से आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ओवर पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है ऑन वॉट, ऑन थ्रेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। आगे देखते हैं क्या दिया है सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट इज intensive agriculture and farming practices. Intensive agriculture have claimed much space of natural resources because farmers resort to converting forest and grassland into croplands. यानी कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि जो खुले खुले जो मैदान होते हैं वो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर यानी फार्मर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट हमें नहीं रखना, हमें क्रॉप लैंड बना देना है, यानी कि हमें खेती करनी है उस लैंड में। तो क्या हो गया है, हर लैंड जो है वो खेती में बदलता जा रहा है पैसों के लिए, और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड बचे ही नहीं है, कहीं भी खाली जगह हमें दिखती नहीं है। अगर कहीं भी हमें खाली जगह दिखती है तो वहाँ पे मकान बनने लगते हैं या फिर खेती बाड़ी होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, जितने भी जो फॉरेस्ट थे, जितने भी ग्रासलैंड थे, उसको सबको काट के पैसों के लिए फार्मिंग में बदल दिया जाता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। Lands into resource area for producing rice, food crops and livestock rearing has increased, lead to the depreciation of natural resources, especially forest, wildlife and fertile land. Runoff of agriculture waste, fertilizer and pesticide into marine freshwater environment has also negatively threatened various natural crop species, natural water resources and aquatic life. यहाँ क्या बोल रहा है कि ये सारी जो खेतों के जो वेस्ट आते हैं उनको जला देते हैं तो उससे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, या फिर अगर जलाएंगे नहीं तो वो मरीन वेस्ट यानी कि जो वाटर होता है, ओशन होता है, नदियां होती हैं, उन सब में इनका कूड़ा कचरा, एग्रीकल्चर का जो कूड़ा कचरा होता है वो उसमें डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, पानी का जो फ्रेशनेस होती है वो चली जाती है, पानी एक्सप्लॉइट हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसके अंदर जो स्पीशीज रहती है, एक्वेटिक लाइफ जो रहती है, मछलियां हो गई और भी छोटी छोटी जो क्रिएचर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो धीरे धीरे खराब खराब पानी वो पीते हैं तो उनकी जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगती हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे आप पिक्चर से इसको देख ही पा रहे होगे, यहाँ क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट फाइन, यानी कि वाइल्ड फायर्स, फिर मेल्टिंग ग्लेशियर्स, फिर हीट वेव्स, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, अर्थ को जला रही हैं। यानी कि हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा धीरे धीरे हीट प्रोड्यूसिंग होने लगी है। आपको अगर मालूम हो तो समर में हमें धीमे धीमे लाइक ईयर बाय ईयर हमें और गर्मी लगने लगी है। वो क्यों, क्योंकि इन सभी कारणों की वजह से। आगे हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं। सी लेवल्स आर राइजिंग एंड ओशंस आर बिकमिंग वार्मर। जो सी का जो पानी होता है और ओशन का जो पानी होता है वो रात में ठंडा होता है, लेकिन वो भी अब क्या होने लगा है, गर्म होने लगा है धीरे धीरे। लॉन्गर मोर इंटेंस ड्रोथ threaten crops, wildlife and freshwater supplies. We are facing loss to an extent of threatening biodiversity and the survival of species. यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रेश वाटर में जैसे एक्वेटिक में जो स्पीशीज रहती हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा कम होने लगी हैं इन सब चीज़ों की वजह से। फॉर इंस्टेंस वाइल्ड लाइफ दैट रिक्वायर कूल टेम्परेचर। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं किस चीज़ के, जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज हैं वो ठंडे वातावरण में जो रहती हैं उनका। अब क्या हो रहा है, जैसे कि धीमे धीमे ईयर बाय ईयर जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने के कारण से जो एनिमल्स एंड स्पीशीज जो ठंडे वातावरण में रहते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कूल टेम्परेचर में ही रहना पसंद आता है। वो कूल टेम्परेचर के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैंने फोटो भी लगाई है, जैसे कि हो गया पोलर बियर हो गया, या फिर माउंटेन गोरिल्ला हो गए, रॉक रैबिट्स हो गए। ये सब चीज़ों एक्सटेंड हो जाएंगी
इन नियर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगी है, क्लाइमेट चेंज होने लगा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट होने लगे हैं, अगर आपको मालूम हो तो। ये सब किसकी वजह से? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट होने लगे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लगा है, ओवर यूज होने लगा है हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज का, इसकी वजह से। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी डाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोलार बियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कूड़ा कचरा डाल देते हैं पानी में। इसकी वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर सस्टेनिंग द लाइफस्टाइल, क्योंकि वो पानी के लिए वो जीव जंतु बने। अगर पानी खराब हो जाएगा तो वो रह नहीं पाएंगे। जैसे पेंगुइन हो गया, सील होती हैं, आगे अगर हम जंगल में देखें तो ये रॉक रैबिट हो गया, फिर माउंटेन गोरिल्लास हो गए, ये भी इन नियर फ्यूचर एक्सटेंट हो सकते हैं। आगे क्या बोला है? इन फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये तो हम सबको ही मालूम है कि इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो ऐसे ही यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। लैंड भी उसकी वजह से बहुत खराब होने लगे हैं। इवन वाटर भी, अगर नदियाँ उसके पास होती हैं इंडस्ट्री के पास, तो उसका पूरा कूड़ा कचरा वहीं फेंक दिया जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें लिखा क्या है। द मेजोरिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड अ लार्ज पोर्शन is under immense threat due to the toxic substances and chemical emitted from industry, homemade utility and agriculture products। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेस्ट होता है ना इंडस्ट्री का, कुछ भी वेस्ट रह जाता है, कूड़ा कचरा, पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए मेनली, वो सारी चीज़ें नदियों में फेंक दिया जाता है। और प्लास्टिक तो आपको मालूम है कि कितना हार्मफुल होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में भी बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। इसकी वजह से वो पानी को एक्सप्लॉइट करता है, लैंड को एक्सप्लॉइट करने लगता है। अगर लैंड में अंदर चला जाता है प्लास्टिक तो वो लैंड भी खराब होने लगता है धीरे धीरे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। आगे क्या दिया है फिफ्थ पॉइंट में, लैंड यूज एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हम बोलते हैं तो बहुत है कि हमारा देश डेवलप होने लगा है, अर्बनाइजेशन होने लगा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं एंड बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो फॉरेस्ट है उनको कट कर लिया जाता है। किसके लिए? फॉर अर्निंग रेवेन्यूज, फॉर अर्निंग प्रॉफिट बाय मेकिंग बिल्डिंग एंड सेलिंग दोज बिल्डिंग एंड हाउसेज टू पीपल। यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लैंड्स इनटू अर्बन सेटिंग, यानी कि मकान बनाना, फ्लैट्स बनाने, मकान बनाना फॉरेस्ट को कट करके। हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑफिस स्पेसेस, शॉपिंग मॉल्स, इंडस्ट्रियल साइट्स एंड पार्किंग एरिया, रोड नेटवर्क एंड सो ऑन टेक्स अवे द नेचुरल अकरिंग लैंड दैट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट में जो भी हमारे एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रहती है, उनका घर क्या हो जाता है? उजड़ जाता है। किसकी वजह से? हम इंसानों की वजह से, क्योंकि हम वही लैंड पे वही फॉरेस्ट को काट के शॉपिंग मॉल बना लेते हैं या इंडस्ट्रियल साइट बना देते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट बनाने लगते हैं, पार्किंग एरिया बनाने लगते हैं, इंडस्ट्रियल साइट, बहुत सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों का प्रॉफिट हो, इसकी वजह से, फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन हम उन स्पीशीज के बारे में नहीं सोचते जो आगे चल के एक्सटेंड भी हो सकती हैं। This practice has substantially led to the loss and destruction of millions of acres of natural habitable environment। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें नेचर को एंड हमें लॉस हो सकता है इन नियर फ्यूचर। आगे सिक्स्थ पॉइंट में क्या लिखा है? द 20th century lifestyle। Human lifestyle in the 20th century tremendously threatens the sustainable of natural resources. In this era, humans demand more comfortable living in terms of education, entertainment, recreation, transport, clothing, shelter, which will demand use of more resources and more production. 20th सेंचुरी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि हम सब लोगों को कंफर्टेबल लिविंग में ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या फिर एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग लगा है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं चीज़ों की, जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती उसकी भी हम डिमांड करते हैं। इससे क्या होता है? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, वो सारे वेस्ट कचरा जो कूड़ा उनका होता है वो पानी में फेंक देते हैं या लैंड में फेंक देते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस करा। यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई है अननेसेसरी, इसकी वजह से भी नेचुरल रिसोर्सेज हार्म होने लगे हैं। ये क्या लिखा है? डिफॉरेस्टेशन। दिस इज द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो था कुल्हाड़ी वाला, उसने पेड़ को काट दिया और पेड़ रो रो के चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ पे भी मैंने एक इमेज डाली है। आगे हम पढ़ते हैं
वाटर क्वालिटी। अब पेड़ काटने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं ये मैंने डिस्कस करे हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो फॉर शॉर्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। वाटर क्वालिटी, डिफॉरेस्टेशन कैन रिड्यूस वाटर क्वालिटी। अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमारी वाटर की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी। फ्लडिंग, अगर आपको मालूम हो तो पेड़ है ना, फ्लड यानी कि बाढ़ जब आती है, बाढ़ को कंट्रोल करने का काम भी पेड़ करते हैं। अगर हम पेड़ काट देंगे तो फ्लड यानी कि बाढ़ बहुत जल्दी जल्दी आया करेगी और वो रोकने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। फ्लडिंग, डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लडिंग। थर्ड पॉइंट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर। हमें ये भी मालूम है कि समर के टाइम पे अगर हमें गर्मी लगती है और अगर हम व्हीकल पे कहीं जा रहे हैं और अगर वहाँ पे पेड़ है, वहां से हम निकल रहे हैं तो एकदम से ठंडक लगती है। पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे समर के सीजन में तब भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होने लगेगा। तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे हमने आगे प्रीवियसली डिस्कस करा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा और सी के जो एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, उनको भी हार्म होगा। Deforestation can lead to more extreme temperature swings that can be harmful to plants and animals. Sea levels are rising and oceans are becoming warmer. Longer, more intense drought threaten crops, wildlife and freshwater supplies. यही हमने previously डिस्कस करा कि अब रात में भी जो है समुद्र का पानी, ओशन का पानी क्या है, ठंडे की बजाय गर्म होने लगा है। इन सब चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें एक से एक कनेक्टेड हैं। तो अगर हम एक चीज़ को सुधारेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी सुधरने लगेगी। तो ये थे आज के हमारे 7 पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट डिफॉरेस्टेशन था। हम एक बार और रिवाइंड करके देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट थे हमारे, जिससे हमें जल्दी से लर्न भी हो जाए। 1 मिनट, ओके। सबसे पहले तो हमने देख लिया था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज हैं उसका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ हो रहा है। अगर नहीं भी करना है तब भी हम यूज़ कर रहे हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वो भी हमने देख लिया। फिर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल का, लैंड यूज एंड डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट, शॉपिंग मॉल्स, ये सब बनाने के लिए फॉरेस्ट कट होने लगे हैं। 20th सेंचुरी लाइफस्टाइल यानी कि कंफर्टेबल लिविंग के लिए हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, हमारे नीड से भी ज़्यादा हम हमारी डिमांड करते हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है सब चीज़ों का। फिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काट दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी थ्रेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज, एंड हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था। So I hope you guys understood it and enjoyed this lecture. अब हम लास्टली देख रहे हैं कि हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है ये पढ़ना। चलिए एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं। Why does it matter? We must do our part to use resources wisely to help keep earth healthy, यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें सारी जो हमारे रिसोर्सेज है, सारी जो चीज़ें नेचर में अवेलेबल है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका बिगाड़ नहीं करना चाहिए, उसको हमें वाइजली यूज करना चाहिए। फॉर द मोमेंट अभी तो जो वाटर है वो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन मे बी इन नियर फ्यूचर हम इतना एक्सप्लॉयटेशन करने लगेंगे तो वाटर की क्वालिटी क्या डिग्रेड होने लगेगी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वाटर के भी हमें पैसे चुकाने पड़े, जैसे कि अब आजकल आरओ आने लगा है, बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, वाटर प्योरीफायर, ये सारी चीज़ें तो हमें इसलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम रिसोर्सेज को बिगाड़ रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल इज एयर। अभी तो एयर फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन अगर हम पॉल्यूशन इतना करेंगे, जब जैसे हमें मालूम है एयर पोल्यूशन भी बहुत होने लगा है, अगर एयर भी खराब होने लगेगी तो हमें प्योर एयर के लिए भी पैसे देने पड़े हो सकता है नियर फ्यूचर। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान से यूज़ करना है, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, जिससे हम इन रियल लाइफ भी इन सारी स्टडी को प्रैक्टिकली भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि थियोरी से कुछ नहीं होने वाला, इन सारी चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। सो दैट वॉज इट for this video. I hope you guys enjoyed this, and if you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel given below, that is Learn with Akshita, and I will see you guys in my brand new video. Till then, bye bye and keep learning.